अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। खेतीबाड़ी के साथ खरगोश पालन में कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। प्रदेश के जिन किसानों ने अगस्त और सितंबर माह में प्याज की रुपाई की थी, उनकी फसल में कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार का नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार ठीक ढंग से होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो चलिए प्याज की फसल के प्रबंधन के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार से। भाई प्याज लगा चुके हैं। अभी जो हम लोग प्याज लगा रहे हैं तो बहुत सा किसान लोग लगा दिए होंगे या लगाने के स्थिति में होंगे। तो जो अभी जो किसान भाई प्याज लगा चुके होंगे तो उनको जो है शुरू दिसंबर या लास्ट नवंबर में इसमें घास बहुत परेशान करता है। तो 20-25 दिन के बाद जो है आप फिर एक निकाई गुड़ाई करें। खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रोपेक्याजुफॉप 5% के साथ ऑक्सीफ्लोफिन 12% खरपतवार नाशी का प्याज लगाने के 25 से 30 दिनों के बाद उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इस खरपतवार नाशी की 250 से 350 मिली मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें, ताकि फसल में उगने वाले खरपतवार को नष्ट कर फसल की उत्पादकता बढ़ सके। वैसे जितना हो सके खरपतवार नाशी के बजाय हाथों से निराई गुड़ाई ही करें, क्योंकि इससे मिट्टी में वायु संचार भी बढ़ता है और उपज भी बढ़ती है। और निकाई गुड़ाई करने के बाद पहले तो आप प्याज लगाने के पहले जो है आप यूरिया हुआ, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, म्यूरेट ऑफ पोटाश हुआ, ये सब दे चुके होंगे। तो 15-20 दिन के बाद हम उसमें निकाई गुड़ाई करके यूरिया जो 130 किलो बचा हुआ है उसको 2 किस्त में डालें। पहला 15-20 दिन के बाद मेरा निकाई गुड़ाई हो जाए तो उस समय डालें। तो जब 60 दिन के बाद जब उसमें निकाई गुड़ाई करेंगे तो 65 किलो यूरिया यानी कि 2.5 एकड़ में निकाई गुड़ाई के बाद डाल के उसमें छींट देना है। यूरिया छींटने के समय ध्यान यह रखना है कि खेत में भरपूर नमी हो। अगर नमी नहीं है तो सिंचाई के बाद हम
यूरिया का छिड़काव करेंगे, यानी उसको खेत में छीटेंगे। अब है इसमें जहाँ तक सिंचाई की बात है, जैसे ही देखेंगे कि खेत थोड़ा उजला टाइप का हो रहा है तो हम समझ जाएं कि अब इसमें सिंचाई बहुत ज़रूरी है। अब जब उसका कंद बनना शुरू हो जाता है तो उस समय निकाय गुड़ाई करने पर कंद कटने का डर रहता है, जिससे कि उपज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद आपको सिर्फ सिंचाई करते रहना है और बीमारी और रोग से उसको बचाना है। तो बीमारी में उसमें दो तरह का एक बीमारी लगता है, एक लगता है आपका पर्पल ब्लॉच, एक लगता है स्टेमफिलियम ब्लाइट। तो ये दोनों बीमारी में क्या होता है कि पत्ता पर गोल लंबा ऐसा धब्बा बनता है, शुरू में वाइटिस रहता है, धीरे धीरे यह ब्राउन कलर का पूरा पत्ता में ही लग जाता है और पौधा सूख जाता है। प्याज का श्याम वर्ण यानी काला धब्बा रोग के प्रारंभ में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से लगने वाले भाग में राख के रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं तथा संपूर्ण पत्तियों पर काले रंग के उभार दिखने लगते हैं। ये उभार गोलाकार होते हैं। इससे प्रभावित पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेब 2.5 प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था रखें, साथ ही फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। बीमारी में जैसे बताया आपको कि जो पर्पल ब्लॉच लगता है, स्टेमफिलियम ब्लाइट लगता है, तो इसको बचाव के लिए क्या है कि कोई भी फंगिसाइड जैसे बोलते हैं कार्बेंडाजिम बोलते हैं, मैनकोजेब हुआ जो डाइथेनियम 45 के नाम से बाज़ार में आता है, तो इसका भी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आपको स्प्रे करना है। और इसमें भी आपको स्टिकर डालना बहुत ज़रूरी है। कीड़ा में जो है मेन इसका जो है थ्रिप्स है, वह बहुत ही महीन कीड़ा है, बहुत ही ध्यान से देखने पर पता चलता है, किसी लोग को तो पता भी नहीं चल पाता है। तो यह कीड़ा जो है पत्ता को रस को चूसता है। थ्रिप्स कीट यह एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके शिशु और वयस्क दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं। पत्तियों पर सफेद धब्बे बनते हैं जो बाद की अवस्था में पीले सफेद हो जाते हैं। यह कीट शुरू की अवस्था में पीले रंग का होता है जो आगे चलकर काले भूरे रंग का हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य खेत में पीले और नीले रंग का चिपचिपे प्रपंच या ट्रैप लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रुपाई के बाद डाइमिथोएट 1 मिलीलीटर मात्रा या फॉस्फामेडियन 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में मिलाकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। तो कीड़ा से बचाव के लिए इमिडाक्लोरोपिड जो है 1 लीटर में आधा ml स्प्रे करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि पत्तियों पर दवा ज़्यादा टिकेगा, जिससे हमको वांछित फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज भारत में खरगोश पालन के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। अच्छे मुनाफे को देखते हुए इस बिजनेस को गांव के पढ़े लिखे नौजवान भी बेझिझक अपना रहे हैं। खासतौर पर छोटे व मंझोले किसान इस बिजनेस को करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट।
किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। खरगोश चूँकि बहुत ही प्यारा पशु है और इसको मुख्यतः मांस के लिए एवं इसको ऊन के लिए, रेशे के लिए और चमड़े के लिए पाला जाता है। अब प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजातियां ऐसी आप रखेंगे जो आपको बाजार में मूल्य दें और उसको बेचने में आसानी हो। आमतौर पर खरगोश की 2 प्रकार की नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख नस्लों में है जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जायंट, ग्रे जायंट इत्यादि प्रमुख हैं। खरगोश पालन के लिए स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या और उपलब्ध सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। खरगोश पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। खरगोश पालन के विभिन्न पहलू पे अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नस्ल का चयन। आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। दूसरा जो इसका बिंदु है इसके आहार प्रबंधन पे। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मलमूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ दें। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। और उसके जो चैम्बर में उसका जो कक्ष है उसमें एक छोटा बक्सा नुमा जरूर रख देंगे ताकि जब बच्चा होने के बाद उसमें हम लोग रख सके बच्चों को। बच्चे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे जैसे ही 20-25 दिन के होते हैं तो वो मुलायम घास खाना प्रारंभ कर देते हैं तो उनको मुलायम घास, साग सब्जी, फल एवं हम लोग दाना मिश्रण के साथ उनका पालन करेंगे। साफ सुथरा आवास हो, उसका रखरखाव सही हो, नियमित रूप से सफाई हो तो आप बहुत सारी रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में ये करीबन 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है जिसका वजन 3 से 4 किलो हो चुका है उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अनार की खेती बिहार में तेजी से फल फूल रही है। अच्छी आमदनी के चलते किसान अनार की बागवानी को बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन कई बार अनार के बागों में विभिन्न प्रकार के रोग पनपने लगते हैं, जो कि उत्पादन और फलों की क्वालिटी को कम कर देते हैं। इसीलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर RN गुप्ता से। इसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और एक बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज लगती है। और इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको उक्टा रोग बोलते हैं, विल्ट रोग बोलते हैं, ये मुख्यतः इसमें बीमारियां लगती है। तो सबसे पहले हम अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट में जो है, इसमें पत्तियों पे छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। कालांतर में जब फल लगते हैं तो उसमें भी काले काले छोटे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसके कारण है कि जो है फलों की गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। तो इस रोग को रोकथाम करने के लिए जो है एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर का, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े उसमें आपको इसको स्प्रे कर देना है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर इसकी दूसरी दवा का स्प्रे जो है 15 दिनों के अंतराल पे कर देनी है। इस तरह से हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। फल सड़न रोग, यह फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में गोलाकार काले रंग के धब्बे फल, पुष्प और डंठल पर बन जाते हैं। काले धब्बे पुष्पीय पत्तियों से शुरू होकर पूरे फल पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। दूसरी रोग जो है आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है। ये भी आपका जो है, इसमें भी छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, थोड़ा सा गड्ढे बनते हैं। इस तरह से जो है इस रोग का भी जो है होने से फलों की जो है विकृति आ जाती है और पौधे की क्वालिटी भी आपको कम जाती है। ये भी हमारा जो है फफूंद जनित रोग है। इसमें भी आप यही दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, माने कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब। इसमें है कि कोई एक दवा जो है वो कॉन्टैक्ट है, दूसरा सिस्टेमिक है। तो जैसे भी कॉन्टैक्ट में आने पे वो काम करते हैं और दूसरा सिस्टम में जाम करते हैं। तो इस तरह से आप इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको इससे रोग से बच सकते हैं। और तीसरी जो एक बीमारी आती है उक्टा, जिसको हम लोग विल्ट बोलते हैं, ये भी काफ़ी जो है अनार के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बीमारी जो है मृदा से होती है और ये धीरे धीरे जड़ों से लेके पौधे के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उसके जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें जाते हैं और धीरे धीरे पत्तियां जो है ऊपर से मुरझाना शुरू हो जाती है। तो बचाव की स्थिति में जो है आप उसको, जो दवा मैंने बताया, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो स्प्रे है उसको बचाव के रूप में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको स्प्रे कर सकते हैं। जो भी स्वस्थ पौधे जो उसके आसपास हैं उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि उसमें वो बीमारी ना फैले। बागवान भाइयों, रोग से प्रभावित टहनियों और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही प्रकोप की स्थिति में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम और मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर बागों में छिड़काव करें। लेकिन अगर आंशिक उक्टा की समस्या है, पार्शियल बिल्टिंग है, तो ये निश्चित रूप से उक्टा की समस्या है। उक्टा की रोग की समस्या के लिए निदान करने के लिए किसान भाइयों को बहुत पहले से अलर्ट होना चाहिए। आपको जो है खेतों का जो है सही चुनाव होना चाहिए। खेतों जो है में जो है आपको जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो है उक्टा से पहले
कोई ग्रसित खेतों का न हो, और जिस समय आप मैंने खेत उसको पौधे को लगा रहे हैं उस समय भी आपको ट्राइकोडर्मा और सरयू गोबर की खाद आपको इस्तेमाल करना है। उससे क्या है कि आपका यह प्रकोप कालांतर में काफ़ी कम जाएगा। और दूसरी है कि आपको खेतों में जो है पोटास की कमी होती है, उसके कारण भी प्रकोप इसका कम जाता है। तो आपको खेतों में पोटास करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसमें डालना है, ताकि ये रोग रोधी क्षमता उसमें विकसित हो सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखनपुर जिला कटिहार के कृषक विवेक राय ने। ये नाडेप विधि से कंपोस्ट तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विवेक राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृषक भाइयों, आज हम जानेंगे कि नाडेप विधि से आपकी कंपोस्ट या खाद कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे सर्वप्रथम अगर हमें नाडेप कंपोस्ट बनानी है तो हमें एक टांका बनाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम टैंक भी बोलते हैं। और इस टैंक को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी कि इसका आकार क्या होना चाहिए। ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है, जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6x7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो कि इस टांके के बनाने में लगेंगी। तो टांके के बनाने के लिए जो सामग्री की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, फिर बालू की ज़रूरत होगी और सीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये पक्का बनाना होता है। अब बात करते हैं कि किन किन सामग्री की हमें ज़रूरत होगी इसमें भरने के लिए, कौन कौन सी परतें हमारी उसमें डलेंगी। उसमें हमें आपका 1500 किलो आपका चाहिए कचरा, जो कि सूखा कचरा हो सकता है, जो आपके अभी जैसे खरीफ की फसल कटी है तो उसका जो अवशेष बचा है वो ले सकते हैं, तो 1500 किलो वो होना चाहिए। फिर आपका 1750 केजी आपकी छनी हुई मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है, वो हमें लेनी चाहिए। 100 किलो हमें इसमें चाहिए आपका गोबर और 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 3 किलो रॉक फॉस्फेट, आधा किलो आपका राइजोबियम कल्चर वाली खाद, फिर आपका आधा किलो हमें एजोडोबैक्टर और जो पीएसबी जिसे फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमें 1.5 kg की आवश्यकता होती है। भराई से पहले टांके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टांके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए, तब दूसरी भराई करके टांके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नाडेप टांके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। फिर आप इसको 10 दिन के अंतराल पर इसको निरीक्षण करिए। 10 दिन के अंतराल पर निरीक्षण पर जब आप पाते हैं कि इन पर कहीं दरारें पड़ रही हैं, तो जब दरारें पड़ी है तो फिर से इसमें आपका जो गोबर और पानी का घोल है वो इसमें हमें डाल देना चाहिए और फिर इसको चिनाई कर देनी चाहिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो इसकी ऊंचाई है, जो हम 9 इंच तक आपका भर दें, जैसे जैसे अपघटन होता रहेगा, डिकम्पोजिशन होता रहेगा, वो नीचे चली जाएगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो फिर से आप वैसी ही सामग्री और वैसी ही सतह से इसको दोबारे भर सकते हैं। तो ये जो आपकी नाडेप विधि से जो कंपोस्ट है, ये 100 से 120 दिन में रेडी हो जाती है।
अब अगर हम बात करें कि एक टंके से आपको कितनी खाद इसमें उपलब्ध हो पाती है, तो 100 से 120 दिन में एक टंके से आप 25 से 30 क्विंटल खाद रेडी कर सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर हम इसे यूज़ करते हैं टाके को, तो 100 क्विंटल के करीब आपकी खाद इससे हम ले सकते हैं। इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। अब फसलों में अगर इसके इस्तेमाल की बात करें, तो जैसे जो सामान्य फसल है आपकी, जैसे अगर हम तिलहन है या दलहन है या अनाज वाली जो फसलें हैं, इसमें हमें 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से हमें ये कंपोस्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर आपकी कोई सब्जी वाली फसल है तो इसे हमें 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। और अगर हमारे कोई फलदार आपके वृक्ष हैं तो प्रति पौधा हमें आपकी 15 से 30 किलो ये जो नाडिप विधि से बनाई हुई कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम इस तरह से बनाई हुई आपकी खाद इस्तेमाल करते हैं तो 1/3 जो आपका फर्टिलाइज़र या उर्वरक का सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाता है। और अगर लगातार हम इसे 5 वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं तो हम टोटल, जिसे 100% ऑर्गेनिक या जैविक खेती बोलते हैं, उसको अपना सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।